बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, कल साइफर केस में बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला, मगर 6-8 घंटे बाद ही ना इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो शायद बहुत पहले से उसने सोच रखा था। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया, बल्ले का निशान भी छीना और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की एक यकीन दहानी कराई थी। उसका जवाब यहां आकर मिला और इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये फील्ड छीन ली गई है। खुद अतर मिनल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। इस फैसले के खिलाफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि उन्हें वहां से रिलीफ मिलता है या नहीं। बहरहाल पीटीआई की उम्मीद है कि अदलिया मुदाखलत भी करेगी और बल्ले का निशान भी बहाल होगा, और अगर नहीं मिलता तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ेगी या ये इत्तेहाद करेगी? यह अहम तरीन सवाल होगा आज का। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला भी दिन ब दिन गंभीर हो रहा है। आज भी कल कुछ रिलीफ मिला था, लेकिन आज भी कुछ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। हालांकि कल आईजी, चीफ सेक्रेटरीज, इलेक्शन कमिश्नर के दीगर हुकाम सबको अहकाम जारी किए गए थे और सबने इंश्योर किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही। लेकिन लगता है कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत का अजाला हो चुका है, क्योंकि कल फैसल वाडा की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है और जो तस्वीर स्पेशली वो गाल थपथपाते हुए जो दी गई वो बड़े ही खुशगवार मूड में थी। और इम्कान ये है कि ऑफ़र तो दी है, शायद वो ज्वाइन भी कर लें, और अगर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो इसमें हैरानगी वाली बात भी कोई नहीं। सरफराज बुगटी पहले ही पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं और यूँ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए हवाओं का रुख थोड़ा बदल रहा है, और इसकी वजह भी ये पता चल रही है कि नून लीग को शायद पीपल्स पार्टी अब चैलेंजिंग लगेगी, क्योंकि गुज़िश्ता चंद बोर्ड मीटिंग्स में नवाज शरीफ साहब की जो टोन बदली हुई है, वो बातें ऐसी हैं कि दूसरी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ जी। निहाल हाशमी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ है, सेनेटर हुमायूं महमद, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और नादिल गबोल, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हुमायूं महमद साहब, आप ताज़ा ज़ख्मी हुए, आप ही से बात करते हैं। पता चला था कि पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं आप, ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट पर बात आके ठहरी है। ज़्यादा मुनासिब पेशावर हाई कोर्ट ना होता, ताकि एक बैरियर तो रहता कि एक और दरवाजे तक पहुंचने की गुंजाइश होती है आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब मुझे नहीं पता, ये तो हमारी वकला टीम जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा जगह बेहतर है। मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता। मेरे ख्याल में इसके जिस तहत ये फ़ैसला सुनाया गया है उस तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हो, जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। फैसला हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत, हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहिए, उसूलन जाना चाहिए। देखिए, ये जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से ये फैसले आ रहे हैं, और अगर आप गौर से देखें, हम लोग काफ़ी अरसे से ये लगे हुए हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ज़रा बायस्ड है, और उसकी वजूहात है। उसकी वजूहात ये है कि जब हम देखते हैं तो आपने सबसे पहले देखे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात किए थे। फिर उन्होंने ओवरसीज़ वोटिंग को उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे। फिर उन्होंने जो सेनेट इलेक्शंस, हमने कहा था कि यार ये ओपन होने चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा लोग बेईमानी करते, पैसे चलते, तो इसको ओपन होना चाहिए। उस पर उन लोगों ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिस के बेसिस के लिहाज से था। फिर सेनेटर फैसल वावडा के जो नाअहली की थी वो भी। तो अगर आप देखना शुरू करें तो पिछले 2-3 साल में हर जगह पे जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहा है, वो कोई सही लगता नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो वो ऐसे कर रहे हैं। अब उन्होंने अब ये देखे ना, सिंपल सी बात ये है कि वो कहते हैं कि जी बाकी किसी पार्टी के उन सब के इलेक्शंस ऐसे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पहली बार इलेक्शन हुए कि जिसमें अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ है, वरना हमेशा इलेक्शंस होते हैं और हमेशा एक पैनल बनता है, 2 पैनल बनते हैं और एक और दूसरे के दरमियान में होता है। इस दफ़ा चूंकि उन्होंने हमें पहले तो सितंबर में जब फैसला कर लिया तो उन्होंने महफूज कर लिया। आई डोंट नो कि उन्होंने महफूज क्यों किया। फिर उन्होंने 2.5 माह बाद सुनाया तो हमें 20 दिन दिए, खुद 90 दिन में करा नहीं सकते, जिसकी वो 5 साल के लिए तनख्वाह ले रहे होते हैं। यहाँ पे हमें कहते हैं कि आप 20 दिन में कराओ, तो हमने 20 दिन में जिस तरीके से कराया वो इसी तरह कराया जब बाकी सारे। अब उन्होंने कहा जी आपके ऊपर इतराज हो गया। इतराज कौन करे? अकबर एस बाबर करे। अब मुझे एक बात बताएं, ये खुद भी मान मैं अब केपी का मेरा खुद भी मान
कि हमने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में उस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। बैरिस्टर गौहर साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में आके ये कहा कि इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस तरीके से कराना मुमकिन भी नहीं था। तो अब इलेक्शन कमीशन को तो डेफिनेटली होल्ड ऑन, वो देखिए, ट्राई नॉट टू, इसको आप गलत तरीके से ना, उन्होंने कहा कि हम उस तरीके से नहीं करा सकते थे इन हालात में, इन दिनों में, कि जिस तरीके से आप सारी चीजें होती हैं, तो इसको आपने इसको एक्सपीडाइट किया। आपने वो प्रोसेस जो 3 से 4 महीने का प्रोसेस है वो आपने 20 दिन में किया है। आप मुझे पता है कैसे करेंगे। नंबर 2, जो इतराज है वो कहते हैं कि जी आपके वहां पे वो जो फाइलिंग पेपर्स थे वो आपके सेक्रेटेरिएट में नहीं थे। कोई 1.5-2 लाख लोगों की लिस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, वो मेंबर्स हैं। जो मेंबर्स हैं, एक वोटर होता है, एक मेंबर होता है। जो मेंबर है उसमें उनका नाम नहीं, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है। हमारे पास ऐप है तो उसमें उनका नंबर नहीं है। मुझे बताया मैं उनको कैसे इशू करा सकता हूं? मैं वही तो हुमायूं साहब कह रहा हूं, बात तो इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर की सुन रहा है, वो तो आपकी नहीं सुन रहा है। ना आपकी मजबूरी देख रहा है, ना आपका शॉर्ट टाइम पीरियड का जो आपको दिया गया, ना उसकी मजबूरी को देख रहा है, ना मौजूदा हालात को देख रहा है। वो तो अकबर एस बाबर की सुन रहे हैं। इसका मतलब है वो कानूनी ग्राउंड में सॉलिड हालत में खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, वो किसी का भी, जिसका भी सुनना चाहते हैं सुन लें, लेकिन ये तो पता कर लें। अब एक अकबर एस बाबर एक खत लेकर फिर रहे कि जी मुझे हाई कोर्ट ने कहा था कि मैं इसका बानी रुकन हूं। आप बिल्कुल बानी रुकन है, उससे कोई ना मुझे ना किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी मेंबर को, इंक्लूडिंग इमरान खान, किसी को इस बात पे इतराज नहीं है। मसला यह है कि वो बानी रुकन है, लेकिन अब वो पीटीआई के रुकन नहीं है। He was the founder member, no doubt about it, लेकिन he is not a member at this time। देखिए, आप इस वक्त देख ले कितने लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, वो आज नहीं है। अब अगर आज वो मेंबर नहीं है, वो आ जाते हैं, तो उसका क्या होगा? राना सनाउल्लाह किसी जमाने में पीपल्स पार्टी में थे, आज जाके वो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में कहते हैं कि जी मुझे इन लोगों ने वो नहीं हटाया, मैं तराज उठाऊं। भाई आप अभी पीपल्स पार्टी में नहीं, आप नून लीग में, आप उधर का वो करें उसका। तो ये जिस तरीके से ये किया जा रहा है, मुझे उस तरीके पे मैं सोच रहा हूं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। आप पता करें कि भाई आप बताओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर लिस्ट है, आप हमसे वो जो हमारा जो मेंबर लिस्ट है, आप हमें मेंबर लिस्ट मांगो, हम आपको मेंबर लिस्ट देते हैं। उसमें अगर इन लोगों के नाम है तो ठीक है, अगर नाम नहीं है तो हम तो पूरे कानूनी तरीके से सिर्फ उन लोगों को इशू कराएंगे जो मेंबर हैं। क्यों का मतलब नहीं पता चल सका, जिस तरह मियां साहब को मुझे क्यों निकाला का जवाब नहीं मिल सका। बहरहाल जवाब सारे आपके तक है। मैं निहाल हाशमी साहब को शामिल करता हूं। निहाल साहब ये बताएं, बतौर सियासी जमात आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये इंतखाबी निशान वापस ले लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे समझने ना समझने की बात नहीं है। बात सारी है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला था, अगर पीटीआई वो तकाजे जो इलेक्शन की जरूरत है उसे पूरा नहीं करती है, तो जो मुरवजा कानून है, क्योंकि ये इस फेज से हम गुजर चुके हैं। 2018 में हमारी पार्टी के भी इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था सेनेट के इलेक्शन में। तो ये पहला अमल नहीं हुआ, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। वो अमल उस वक्त आपको अच्छा लगा था सर? नहीं, मेरे अच्छा लगने की बात नहीं है। तो आप सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे कि वो उन्होंने आज क्यों किया और उस वक्त क्यों किया। नहीं, इलेक्शन कमीशन, जी सर इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल सवाल है, लेकिन मेरी बहैसियत सियासी जमात बताएं, क्या ये आपको टारगेटेड अमल नहीं लग रहा? नहीं जनाब, मेरे टारगेट, मेरे समझने ना समझने की बात नहीं है। बात यह है, घर को आग लगी घर के चिराग से। अकबर बाबर साहब ने इसमें वो उन्होंने पिटीशन फाइल किया था। तो अकबर बाबर साहब, हमने तो नहीं किया पिटीशन फाइल, एक सियासी जमात ने तो नहीं किया उनके खिलाफ पिटीशन फाइल, उनके अपने बानी रुकन ने किया था। तो इसमें हमारी क्या गलती और हमसे क्यों इसके सवालात किए जाएंगे? ये सवालात किया जाने चाहिए अकबर बाबर साहब। अच्छा, आप एक जमाने में जख्म खुर्दा रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा शायद आपको दर्द का एहसास होगा, इसलिए कहा कि शायद आप कुछ जवाब दे दें। हम चाहते हैं कि सबको अनफेयर किसी के साथ ना हो, सबको इंसाफ हो, सबके साथ इंसाफ हो। और लोगों को भी चाहिए, जो सियासी जमात है उनको भी चाहिए कि जो आईनी कानूनी तकाज़े उसको पूरा करें। और मैं समझता हूँ किसी भी मैल प्रैक्टिस की हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम उसे समझते हैं कि वो गैर जरूरी था और उसे नहीं होना चाहिए। मगर कवायद है, उस कवायद और जवाबत को पूरा करना हम सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा, कवायद पे तो कागजात नामजदगी जमा कराने भी है, तो उससे भी रोका जा रहा है, जमा नहीं कराने दिया जा रहा है। क्या ये अमल दुरुस्त समझ रहे हैं आप?
हमने नहीं रोका। PMLN ने किसी सियासी जमात के किसी फर्द को कागजात नामजदगी जमा कराने से नहीं रोकी है, तो फिर ये हमसे ना पूछे, ये सवाल उनसे पूछे जिन्होंने। सर अगेन आप मेरी दूसरी तरफ मेरे क्वेश्चन ले जाते हैं। क्या बीइंग अ सियासी जमात आपकी पोजीशन कमजोर नहीं होगी इस बात से कि आपके ओपोनेंट को इंतखाबी मामलात के अंदर अमल दखल ही नहीं होने दिया जा रहा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हमारा ये मसला नहीं है। हमारा मसला है कि हम अपने मंशूर के साथ जा रहे हैं। हम किसी सियासी जमात के, हम किसी के कमजोरी का कोई फायदा नहीं उठाते। हम अपने काम से, अपने किरदार से, अपने क्रेडिबिलिटी से आगे जा रहे हैं। ये हमारा हमेशा से मानना है कि जो भी फैसले करेंगे इदारे करेंगे, और इदारों में सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कौन सा इदारा हो सकता है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ की उम्मीद है। यह हम सवाल इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नादिर कबूल साहब, आपको तो मुबारक हो, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड हर लिहाज से मिल रही है जी। अब तो माशाल्लाह निगरान वजीर दाखिला भी चले गए और कल एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात भी हो गई फैसल वाडा की शक्ल में। मेरा ख्याल है अब आप सुकून में हैं, क्योंकि अब बिलावल साहब के जुमले में वो तेज़ी भी नहीं है और वो डिमांड्स भी अब नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तो पता चलेगा इलेक्शन वाले दिन तक, क्योंकि आधा काम इलेक्शन से पहले होते हैं और half of the results depend on the election day itself. Level playing field दिया गया है नहीं। बाकी जहाँ तक फैसल वाडा की बात है, तो जहाँ तक मैंने पूछा है पार्टी के सोर्सेज से, तो उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आसिफ साहब से मुलाकात उनकी ज़रूर हुई थी, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन और नेशनल सिचुएशन पे डिस्कशन हुई थी, बट अभी तक फॉर्मली उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि रिसेंटली शमूलियत हुई, वो जो गाल पे थपकी दे रहे थे ना, उसमें बहुत ज्यादा शफकत थी। मैंने कहा ये शफकत तो सारी बात है कोई अपने के लिए ही हो सकती है। जी बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, मेरी भी एक फोटो है, मैं आपको भेजता हूँ, भी आप चला देना। आसिफ साहब मुझे भी मिले थे, इसी तरह शफकत से मिले थे और बहुत मोहब्बत से मिले थे। आसिफ साहब बड़े हैं हमारे और सबसे प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि आप तो पार्टी में है ना सर, तो उसका रीजन ही है। जी आप तो पार्टी में है ना सर, आपसे तो शफकत दिखानी उन्होंने। नहीं, बस वो उम्र में बड़े हैं हमसे, हमारे पार्टी के लीडर हैं, तो जिससे भी मिलते हैं वो, अगर आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग जाते रहते हैं। फैसल वाडा सियासतदान तो है ही है, मगर कराची के एक मेमन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो शायद उस वजह से भी गए होंगे मिलने। बिजनेस सिचुएशन, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी जिस तरह से इस वक्त अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और कंस्ट्रेंड है बहुत ज़्यादा, तो आसिफ साहब तो आपको पता है कि माशाल्लाह मईशत पे और इकोनॉमी पे बड़ी महारत रखते हैं। तो हो सकता है कि फैसल वाडा ने कुछ ऐसी बातें की हों जिससे आसिफ साहब खुश हो गए हों इकोनॉमी को लेकर, या कोई भी इशू हो सकता है। तो आसिफ साहब वैसे भी मेहमान नवाज हैं, और हमारे बलोचों में और सिंधियों में जो आपके घर पे मेहमान आता है, स्पेशली अगर आपसे उम्र में छोटा होता है, तो आप इसी तरह उसके गाल पे बिलावल साहब अब पिछली वाली लाइन को क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं? बिलावल साहब क्यों ऐसा लग रहा है जैसे लाइन पर नहीं चल रहे हैं? लाडला प्लस बातें नहीं कर रहे, ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत नहीं कर रहे, तो कहीं से इत्मीनान तो मिला है। ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि निगरान वजीर दाखिला ही आप लोगों के साथ मिल गया हो जिसकी ख्वाहिश नून लीग में शामिल होने की हो। नहीं, उनकी ख्वाहिश मुझे नहीं लगता नून लीग में शामिल। उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं निगरान वजीर दाखिला ना होता तो मैं नून लीग में होता। इनके सरफराज बुगटी साहब के जो वालिद साहब थे वो पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे 1990s में भी, और आई थिंक इलेक्शन भी लड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, तो उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैमिली टाइज भी हैं और एक हिस्ट्री भी है। और जहाँ तक नून लीग की आप बात करें, तो आई थिंक नून लीग से जो सरफराज बुगटी साहब के जो राइवल हैं शाहजेन बुगटी साहब, वो नून लीग से ज़्यादा करीब है। तो इस वजह से आई थिंक सरफराज बुगटी साहब का कोई ज़्यादा मूड नहीं था नून लीग ज्वाइन करने का। वो काफ़ी टाइम से पीपल्स पार्टी के साथ ही टॉक्स में थे, और आपने देखा होगा कि उन्होंने स्पेशली बिलावल साहब को एक हफ्ते पहले, ज्वाइनिंग से एक हफ्ते पहले इनवाइट भी किया था इंटीरियर मिनिस्ट्री, वहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक शोधा को ट्रिब्यूट दे रहे थे इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर पोर्ट्रेट्स लगाकर। तो बिलावल साहब को स्पेशली सरफराज बुगटी ने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पोर्ट्रेट जो है वो शोधा के जो ट्रिब्यूट वॉल है उस पर लगाएं। मगर मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि इलेक्शन के दिन तक कुछ नहीं पता चलेगा कि कितना लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टोटली अपने इलेक्शन मुहिम पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है। कल मैंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। 27 दिसंबर को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाले लाड़काना में जमा होंगे और अपनी शहीद लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में वहाँ पे शम्मे रोशन करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, और वहाँ से आई थिंक फॉर्मली
जो एक तेजी आनी है इलेक्शन मुहिम में, वो फॉर्मली वहां से स्टार्ट होगी और 27 दिसंबर के बाद हर जो कैंडिडेट है पोटेंशियल वो अपने अपने हल्के में ही ठीक। आपको पाया मैं जाएगा। आगे आता हूँ, कुछ दिन और रात सवाल भी मेहनत करने करेगा और हैं। किसी हुमायूं साहब, आप बताएं, आपके बाहर की तमाम कुवत दुखों का किसी मुदावा कुवत जो पे है डिपेंड नहीं करेगा। वो अब सुप्रीम कोर्ट से ही है, क्योंकि हम सैफर में जमानत और अब उनकी बानी चेयरमैन की नाअहली के ऊपर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी गई उसके अब, और अब ये एक और मामला भी है बल्ले का निशान, तो उससे नीचे किसी कोर्ट पे कोई एतबार नहीं। नहीं, देखिए एतबार की बात ये नहीं आपकी होती आवाज है। से आप clear? देखते हैं इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आपने सिर्फ वो रस्सी की देर रह गई है, वरना तो आपने फांसी पे चढ़ा लिया था। अब ये मेरे कमेंट्स नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनके कमेंट थे कि आपने तो सारा कुछ ऐसे कर दिया, सिर्फ रस्सी रह गई थी। तो देखिए जब हम इस किस्म के, और अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि आपके जो डिसीजंस होते हैं ना वो आपके बारे में बताते हैं कि आप किस तरह क्या कर रहे हैं। तो उस डिसीजंस पे जब आपकी जो सुपीरियर कोर्ट है उसके इस किस्म के डिसीजंस आ रहे हो, अच्छा इससे पहले भी जिस तरीके से हुआ था, जिन एक जज है वो गलत तरीके से कर रहा है लोअर कोर्ट्स में, आपका जो हाई कोर्ट है वो बार बार उसी के पास भेज रहा है। मैं एज अ क्लाइंट, मुझे उस जज के ऊपर एतबार नहीं है, आप मुझे दोबारा उसके पास भेज रहे हैं, ये ठीक नहीं होता। देखिए आप अगर देखें ना दुनिया में, मैं अगर आप मेरे जज हैं और मुझे आप पे एतबार ना हो, जैसे एक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह पे उन्होंने कहा कि जी इनका क्या नाम है, जो उनके फाजिल दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं ख्वाजा साहब, उनके साथ इनके वो है, तो उनको कहा कि भाई हमें आप पे एतबार नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। जवाद ख्वाजा की बात करें जजेस का कि अगर वो, हाँ उनके साथ, तो अगर किसी का एक ये पता चल जाए कि ये मेरे ऊपर एतबार नहीं करेंगे, तो सही तरीका ये होता है आप अपने आप को रिक्यूज कर लें ताकि आपका नाम खराब ना हो, आपके ऊपर ऐसे इल्जामात ना आए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी बात हो रही थी कि इससे पहले भी ऐसे होता रहा है। ये जो 2018 की बात कर रहे हैं ना, उनसे उनके बल्ले का, उनसे उनके जो शेर का निशान है किसी ने नहीं लिया था। शेर का निशान उन्हीं के पास था। सिर्फ हुआ ये था कि जो सेनेट के इलेक्शंस के टाइम पे जब मियां नवाज शरीफ साहब का चूंकि सिग्नेचर्स उनके लिहाज से थे, तो वो उनका निशान उस जगह से जब वो नाअहल हो गए थे तो उसके बाद से वो शेर हट गया था और वो गया। लेकिन वो इलेक्शन 2018 के इलेक्शंस में ये शेर के निशान से पूरी तरह गए थे। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि एक दफा इस तरीके का काम हुआ था, और वो किसके लिए हुआ था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। इस दफा किसके लिए हो रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पुराना तरीका है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शंस कराते हैं। 1988 में इन्होंने पूरी कोशिश की, गलीज तरीन कैंपेन की, और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान इन्होंने उनसे ले लिया। लेकिन हुआ क्या? इन्होंने मुंह की खानी पड़ी। इस दफा क्या होगा? ये दोबारा मुंह की खाएंगे। ये इस वजह से मुंह की खाएंगे कि लोग जो है ना अब पहले से बहुत ज्यादा एजुकेटेड, बाशऊर, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये इंफॉर्मेशन एक्सेस उनके पास आ गई है। अब उनसे चीजें छुपी नहीं रहती। सोशल मीडिया के अपने फायदे भी हैं, नुकसानात भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है जो कि आप टीवी चैनल्स वाले जो सहाफी हैं वो भी इस्तेमाल करें, वो ये है कि इसका एक्सेस लोगों के पास ज्यादा है। अब लोग टीवी कम देते हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर की इंफॉर्मेशन जो ट्विटर पे है, जो फेसबुक पे है, जो व्हाट्सएप पे है, जो इस किस्म के मुख्तलिफ आप लोगों के जो वीलॉग्स होंगे उनसे आते हैं, उसमें ठीक है बायसिज्म भी होती है अपनी जगह है, लेकिन उससे आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अभी अवाम इस दफा पूरी तरह तैयार है, कि वो बाहर निकलेगी, और इन लोगों को जिनको इंपोर्ट किया है, खासतौर पे सऊदी अरब से यूके से इंपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करें, अब इनको बुला तो लिया है, अब समझ नहीं आ रही कि इनका करें तो क्या करें, क्योंकि अवाम ने इनको निकाल के बाहर फेंकना है। इन्हें कहते हैं कि रिटर्न टिकट, इनसे पूछ लेना कि रिटर्न टिकट है या नहीं है। ठीक है जी, निहाल साहब रिस्पॉन्ड कर दें, रिटर्न टिकट है कि नहीं है? लंदन से आपको बकायदा तौर पर मुसल्लत होने के लिए बुलाया गया इधर। जी, हुमायूं अहमद साहब को शायद ये अंदाजा नहीं है, कल भी एक शो में था तो उन्होंने कहा कि अवाम बस बदलेगी पाकिस्तान,
ये अवाम पाकिस्तान बदलेगी जो आपने नौजवानों को बर्बाद कर दिया, आपने सबसे ज्यादा कर्जा लिया IMF को और खत लिख डाला कि जनाब पाकिस्तान के साथ IMF के जो मुआहदात उनको तय ना करे। फिर इनसे पूछिए कि वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ पे बची है, फिर उनसे पूछिए कि वो 360 डैम कहाँ पे है, फिर उनसे पूछिए कि वो 50 लाख घर कहाँ पे बने हैं, फिर उनसे पूछिए कि GDP को आप कहाँ पे पहुंचा दिया, फिर उनसे पूछिए कि कश्मीर के लिए जो कहा है वर्ल्ड कप जीत के आगे वो कहाँ चला गया। पूछे उनसे कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ चली गई, पूछिए उस घड़ी के बारे में कहाँ चली गई, पूछे कि नौजवानों के ऊपर उन्होंने एक ड्रग्स कल्चर में मुसलत किया, पूछे उनसे कि जो हमारे 14 थे उन्होंने इनका क्या बिगाड़ा था कि उनके निशानियों को उन्होंने मिटाना शुरू कर दिया। तो उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के नौजवानों को आपने बिगाड़ने के कौन सा कदम खाया। तो इसका मतलब है निहाल साहब आप किसी प्लान और किसी डील के तहत नहीं आए हैं। पूछे उनसे कि यूटर्न का निशान मिले तो उनको क्या एतराज है। उनको तो सबसे अच्छी बात है कि उनको यूटर्न के निशान मिल जाना चाहिए। पूछे उनसे कि सियासत के बारे में उनको क्या है, पूछे उनसे कि पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाला हुआ था, पूछे निहाल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पूछे उनसे कि किस कारनामे के वजह से उनको साबिक और अमीर बनाया गया था। जी निहाल साहब, इसका मतलब है ये सारे सवाल आपने पूछ लिए, ये बताएं इसका मतलब है हम ये कंफर्म समझे कि आप किसी डील के तहत नहीं आए? ये कह रहे हैं 1988 से आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके ही आते हैं, ये आपका पुराना वतीरा है, लेकिन इस बार अवाम बदल चुकी है। जो जैसा होता है उससे वैसे ही समझता है। ये तो जाकर के पूछे ना जो लोगों ने इनको बनाया था, ये जाके पूछे जनरल गुल हमीद से शुरू होता है और फैज हमीद पे आके खत्म हो जाता है। उनसे जाकर के पूछे कि कौन लोग लेके आए, इनसे जाकर के पूछे कि इनको किस तरह से टेम्परिंग की, उनसे जाके पूछे कि धरना कैसे डलवाया गया, उनसे जाकर के पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कैसे तलवार लटकाई गई, उनसे जाकर के पूछा जाए कि लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों में बेजान दरख्तों को कैसे आग लगाया गया। उनसे जाके पूछे कि KP की हुकूमत आकर के वफाक के ऊपर चढ़ाई कैसे करती है। हमें तो आवाम लेके आती है और भारी अक्सरियत से लेके आती है। अब अवामुल नास में जाके पूछे, नवाज शरीफ सियासत की दयानत की सियासत करता है, अमानत की सियासत करता है, वो तिजारत की सियासत नहीं करता है। ये तो तिजारत की सियासत करते हैं। सर पे सर्वे इतने मुख्तलिफ क्यों आ रहे हैं आजकल? ये इनसे पूछे, साइकिल दिखा करके हेलीकॉप्टर पर सफर करते रहे, साइकिल दिखाया और हेलीकॉप्टर पर सफर करते रहे। कमाल लोग हैं ये। वेलकम बैक। नादिर से बात करते हैं। नादिर, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लेवल प्लेइंग फील्ड देना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन वो देने में कामयाब नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा हम आपसे सही काम करवाएंगे। और फिर हमने देखा कि कल हमने चंद घंटों के अंदर बाकायदा तौर पर कागजात नामजदगी भी जमा होना शुरू हो गए। आज फिर खैर मामला बिल्कुल उल्टा था। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी किसी सपोर्ट की जरूरत है। नहीं, सपोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को याद बार बार कराना पड़ता है कि उनकी जो आईनी जिम्मेदारी है वो क्या है। लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी है। जो निगरान हुकूमत होती है उसको इंश्योर करना होता है कि इलेक्शन कमीशन को जो जो चीज़ें दरकार होती हैं, चाहे फंड्स की मद में हो, चाहे सिक्योरिटी सिचुएशन की असिस्टेंस में हो, तो वो निगरान हुकूमत को प्रोवाइड करनी होती है। मगर बिलावल साहब ने शुरू से कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो एक पार्टी को फेवर करते हुए नजर आ रहा है। और आपको इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब हमारी PDM की जो हुकूमत थी, कोalition ऑफ गवर्नमेंट, जब वो ख़त्म हुई थी तो सिर्फ एक ही पार्टी को पता था कि इलेक्शन कब है। हालांकि विद इन 90 डेज इलेक्शन कॉल होना था, नवंबर तक कॉल होना था इलेक्शन, मगर बिलावल साहब ने उसी वक्त बता दिया था क्योंकि राजा रियाज साहब जो थे, जो अब नून लीग में आई थिंक शामिल हो गए हैं और एक तरह से शामिल हो ही गए थे अनऑफिशियली, तो उन्होंने बता दिया था कि इलेक्शन तो फेब में ही होने। तो राजा रियाज को पता था पिछले साल अगस्त में कि इलेक्शन फेब में होने हैं। हम लोग सारे यहाँ पे गेसिंग गेम्स खेल रहे थे कि भाई नवंबर में होगा या अक्टूबर में होगा। तो एंड में तो यही बिलावल साहब की बात सच साबित हो गई ना कि एक ही जमात को बता दिया था कि भाई आप लोग टेंशन नहीं लो, अपना 6 महीने अपना आप लोग कैंपेन रन करो, मियां साहब वापस आएंगे, मैंने मियां सवाल साहब कुछ की और जो करना था, केसेस हैं इसमें वो जिम्नी खत्म कर रहा होंगे, हूँ। तभी इलेक्शन इसी तरह एक शख्स को भी बहुत कुछ पता था, मैं फैसल वाडा की शक्ल में आपसे बात कर रहा हूँ, जो कल बकौल आपके के बिजनेस के हवाले से कोई बात कर रहे आसिफ अली जरदारी साहब के पास थे। एक और शख्स हैं सरफराज बुख्ती साहब, उनको भी बहुत कुछ पता था। वो निगरान सेटअप में अच्छा खासा उन्होंने 2.5-3 महीने निगरान वजीर दाखिला रहे और उसके बाद एकदम रिजाइन किया और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये सब कुछ अचानक तो नहीं हो रहा ना, बहुत सी चीजें बहुत से लोगों को बहुत पहले से पता थी।
बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसी चीजें अचानक नहीं होती हैं। सरफराज बुट्टी साहब का तो मैंने आपको बता दिया कि उनकी फैमिली हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी के साथ, तो इसी वजह से वो काफी दिनों से कंसिडर कर रहे थे और बातचीत चल रही थी उनकी पीपल्स पार्टी से, और फाइनली उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बाकी फैसल वावड़ा का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दोबारा रिपीट करना पड़ा है कि उन्होंने ठीक है। पार्टी ज्वाइन नहीं की है। वो आसिफ साहब से मुल्क के सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करने आए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं आसिफ साहब से, उनकी फोटो सामने नहीं आती। बहुत सारे नहीं, एक दो दिन पहले बहुत सख्त बोल रहे होते हैं ना, हमें इस पे सवाल था। फैसल वावड़ा आई थिंक फैसल वावड़ा एक थोड़े मशहूर शख्स हैं, जी पिछले नादिर, दिनों हमें बहुत ज्यादा मीडिया लाइमलाइट में भी रहे हैं, तो उस वजह से उनकी फोटो रिलीज की गई है। जी बिल्कुल ऐसे वरना ही। फैसल वावड़ा जैसे हजार और कराची के बिजनेसमैन वगैरह जाते हैं आसिफ साहब से मिलते हैं, उनकी फोटो तो नहीं ठीक, आती। थोड़ी टाइमिंग मैटर करिए ना। 2 दिन पहले एक साहब आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालिक इतना सख्त बोल रहे हैं और फिर अचानक तस्वीर आ जाए। चले मैं अगला सवाल करता हूं, जितने रिजर्वेशन आपको इलेक्शन कमीशन से नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है जितनी बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों की बार्स, ये जो इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब के, तो आप इस इस्तीफे के मुतालबे की हिमायत करते हैं? देखें, इस वक्त हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, चाहे बेशक थोड़ा बहुत हमें डिसएडवांटेज है, मगर उसके एक्सक्यूज में इनको 1 साल और हम नहीं दे दें इलेक्शन डिले करने के लिए। बिकॉज अभी अगर हम इस तरह के मुतालबात करना शुरू हो जाएं या सड़कों पर निकल आ जाएं कि इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करे, तो इनको तो मौका वैसे ही चाहिए, जो इलेक्शन रोकना चाहते हैं उनको तो मौका चाहिए कि 2-3 बड़ी पार्टीज जैसे पीपल्स पार्टी और 1-2 और पार्टीज सड़कों पर निकल आएं और इस तरह के मुतालबात करें। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद फिर अपना जो लाए अमल है उसको फिर मजीद हम आवाम के सामने रखेंगे। ठीक है हुमायूं महमूद साहब, अगर जस्ट सपोज अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान भी गायब हो जाए, बानी चेयरमैन भी नाअहल हो जाएं, इनफैक्ट आज तो नून लीग भी ये कह रही है कि आपकी पार्टी कलअदम हो चुकी है, अगर सुप्रीम कोर्ट से बिलफर्ज रिलीफ ना मिले तो क्या प्लान बी है, सी है, कोई है आपके पास? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इस तरह होता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो उस इदारे में हो या ना हो, आप उसके साथ खड़े होंगे। तो लेट्स सपोज कि अगर ये लोग अपने क्या कह सकते हो उसे, अज़ाइम हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना भी डिसएडवांटेज दे सकते हैं, उनके जो कायद है इमरान खान, उसको ये डिस्क्वालीफाई कर दें, उनको ये जेल में रखें, उसके अलावा उधर भी इनका जो है ना वो भूख, जो नफ़रत की भूख है वो ख़त्म नहीं होती, तो ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू कोशिश करवा लें कि बल्ले का निशान भी ले लें और सारी चीज़ें ले लें। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वोट इमरान खान का है, वोट उन सब कैंडिडेट्स का है कि जिसको एंडोर्स करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये आज़ाद बंदा जो खड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बैक कर रही है। सोशल मीडिया में हर हल्के का आएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब प्लीज, और उससे एक चीज होगी, एक अवामी सवाल है आपके इधर से, एक प्लीज इसी के साथ ही सर, अवाम तो कंफ्यूज होगी अगर आप कह रहे हैं ये जो वोट है ये बल्ले का निशान है या ये कप्तान साहब की अमानत है, जो कुछ भी है, आज़ाद अगर हैसियत में खड़े होंगे तो सबका इंतखाबी निशान तो एक नहीं होगा। मे बी पॉसिबल एक ही इलाके के पीटीआई के 2-2 कैंडिडेट्स कहें कि जी मेरे पास साइकिल थी, सिलाई मशीन थी, तो ये मेरा बन गया। आपका वोट बैंक तो टूटेगा। अब अवाम इतनी मासूम है अभी भी पाकिस्तान की, जिसको समझाना मुश्किल होगा। इसमें देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं होगा। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हैं कि जब हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम अपने हैंडीकैप के साथ ही जाएंगे, मैदान में जाएंगे और उस बंदे को हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। सोशल मीडिया में हमें 3 दफ़ा से ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन होगा क्या, मैं बताता हूँ एंड रिजल्ट क्या होगा। एंड रिजल्ट ये होगा कि इस दफ़ा जो हुकूमत बनेगी वो आज़ाद लोगों की बनेगी। इस दफा अगर आपने बल्ले के निशान को हटा दिया तो आज़ाद लोगों की हुकूमत बनेगी, आज़ाद लोग मुंतखब होकर आएंगे, आज़ाद लोगों की 2/3 मेजॉरिटी होगी, आज़ाद लोग वहां पे अपनी हुकूमत बनाएंगे, आज़ाद हुकूमत होगी। और वो उसकी सोच उस जो पिछले 40 साल के से पाकिस्तान के ऊपर ठोसा जा रहा है ना कि बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, हम बेगर्स
कैनॉट बी द चूजर्स वालों को उठा के बाहर फेंकेंगे, उस सोच को बाहर फेंकेंगे, उस सोच से हम लोग अपना करेंगे। क्यों? हम लोगों को बताएंगे कि हम लोग गुलाम नहीं हैं, हम गरीब जरूर हैं पर हम गुलाम नहीं हैं। हम उस सोच को लेकर आएंगे सामने कि जो इस मुल्क के लिए होगा उसको कोई बाहर से ये डिक्टेट नहीं करेगा कि यार तुमने रशिया के खिलाफ बयान देना है, तुमने उसके खिलाफ बयान देना है। सर आप इंतखाबी इस सारे प्रोसेस में इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं, पीपल्स पार्टी की किसी ऑफर का जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? देखिए इस तरह है, मैं आपको बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब हमें छोड़ दें, अवाम इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, अवाम निकलेगी, अवाम अपना वोट इस्तेमाल करेगी। हम लोग अवाम से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये 40 साल से जो लोग आपके ऊपर झूठ बोल के बैठे हुए हैं, एक एक जगह पे इन्होंने झूठ बोला हुआ है। हमारे पास ये वो लोग हैं जो यहां कमा के सारा पैसा बाहर लेकर गए हैं। ये वो लोग हैं जिनका खाना पीना रहना ओढ़ना पिछोड़ना सब बाहर है। जुकाम होता है बाहर जाते हैं, प्लेटलेट्स गिरती है बाहर जाते हैं। पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो सबसे डरपोक है, जो ही जेल जाता है बाहर भाग जाता है। ये वाहिद लीडर है जो बाहर भागा है हमेशा। इसको पाकिस्तान की अवाम ने रद्द कर दिया है। और ये याद रखें, इस दफा पहली बार ये इंशाअल्लाह व ताला अवाम की मदद से हर हल्के से ये लोग हारेंगे। ठीक है, इनकी टॉप लीडरशिप हारेगी। आप देखेंगे कि अवाम क्या करती है। जी नादिर, पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन थी, बल्कि मैं निहाल साहब से बात करता हूं, फिर नादिर ये सवाल आपके पास लेके आऊंगा। जी निहाल साहब आप बताएं, पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन भी है और कल फैसल करीम कुंडी ने एक जगह पर बोला भी है कि ये मुनासिब वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आपस में मिल लें, क्योंकि इनका ओपोनेंट, इनका मुखालिफ, सियासी मुखालिफ एक है। कैसा लगेगा आपको? हमें अच्छा लगेगा। ये पीपल्स पार्टी का अपना फैसला होगा। पीपल्स पार्टी जिससे चाहे मुदाखलात करे, पीपल्स पार्टी जिससे चाहे इत्तेहाद करे। वो इत्तेहाद खुद मुख्तार पार्टी है, वो अपने मंसूर के साथ जाएगी, हम अपने मंसूर के साथ जाएंगे। वो जिसके साथ चाहे जाके इलाज करे, जिसके साथ जाके जम हो जाए, जिस पार्टी को चाहे जाके अपनी सीटें ले, जिससे चाहे ले ले, जिसके साथ चाहे सीट एडजस्ट करे, जिसके साथ चाहे इत्तेहाद करे। ये कोई अनूनी बात नहीं। पाकिस्तान में ना पहली बार हो रहा, दुनिया में पहली बार होगी। इसमें नॉर्मल फेनोमेना, जहाँ उसका जिसका जहाँ दिल खुलता है, जहाँ पे उनके कॉमन इंटरेस्ट होंगे, तो वो अपने कॉमन इंटरेस्ट की तरफ ही आगे होंगे। अच्छा, इधर आपके इत्तेहादियों से मुतल्लिक क्या है? पता चला था कराची का हल्का 242 से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, आज मुस्तफा कमाल साहब इसको नेगेट कर रहे हैं। उन्हें कहा ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई और हल्का हो तो हो, इस पे हमने बड़ा काम किया हुआ है। देखिए, जो हमारा एमकिन के साथ राब्ता वास्ता हुआ, जो गुफ्तगू हुई है, आपको याद होगा माजी में 2018 में शहबाज शरीफ साहब ये सीट जीत चुके थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने 9000 वोट लिया था। कहाँ 9000, कहाँ 36,000, 4 गुना वोटों का तनासुब का फ़र्क है। कहाँ पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म, कहाँ पंजाब का साबिक़ वज़ीर आला, कहाँ पार्टी का मरकज़ी सदर। तो ये बुनियादी है। ये तो खुद मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा साहब को सोचना चाहिए था कि वो सीट मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की है और 36,000 वोट के साथ वहाँ पे स्टैंड करते हैं। बहरहाल उनको हक़ हासिल है, वो आज़ाद है, खुद मुख्तार है, उनकी पार्टी के अपने फ़ैसले, वो जहाँ से चाहे लड़े। मगर हमारी पार्टी का जो फैसला है वो ये है कि शहबाज साहब कराची के एन 242 से ही लड़ेंगे इलेक्शन। अच्छा, लड़ेंगे बेशक, मद्दे मुकाबले एमकेएम ही क्यों ना हो। यानी इसका मतलब है आप लोगों के जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला वो भी कहीं ना कहीं डेडलॉक है अभी। देखिए, एक फेज़ हमने कर लिया है उनके साथ। दूसरे फेज़ के लिए जब हम करने बैठे थे तो मैं उस कमेटी को हेड करता हूँ। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया और सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर्स जमा करने का मराहल आ गया। अभी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करने के मराहल से हम कल गुजर जाएंगे। कल वो वाइंड अप होगा, फिर स्क्रूटनी आएगा और उसके बाद किसी मुनासिब वक्त में आपस में तय करके हम बैठ जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 15 सालों से सिंध और कराची बिलखुसूस इनके लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया। लोग उनसे बहुत नाला हैं, लोग चेंज चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग नवाज शरीफ के विज़न के साथ चलना चाहते हैं, लोग शहबाज शरीफ के स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग बेहतर सड़क चाहते हैं, बेहतर पुल चाहते हैं, बेहतर स्कूल और अस्पताल। नियाज़ साहब, पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने अगर कुछ एडजस्टमेंट करना होगा या लेना होगा वो ले लेंगे। कराची में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कोई पोजीशन है? बड़ी कुर्बानियां दी है उन्होंने आपके लिए, बड़ी मेहनत की है उन्होंने आपके लिए।
मुझे ना कराची में कोई उनकी पोजीशन नज़र आती है, ना पंजाब में कहीं पे नज़र आती है। हाँ, उनको मीडिया पर आप जैसे मेहरबानों के साथ हमने सुना है उनके नाम, अदरवाइज़ तो हम उनको नहीं जानते कि वो फील्ड में हमने उनको नहीं देखा आज तक। ठीक, आ जाता हूं जी नादिर, अब आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने कल एक ऑफर कराई फैसल करीम कुंडी के जरिए। उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ जमात है उसका हम दोनों का मुखालिफ एक है, हमें इत्तेहाद कर लेना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म से भी आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन है? कुछ ऐसा हुई बात अगर सामने आई आप लोग? पहले ही पूछ लेते सबसे पहले तो मैं जवाब दे देता और आपका टाइम भी बच जाता, हम कोई और टॉपिक डिस्कस कर लेते, क्योंकि ये फैसल कुंडी साहब से हमने पूछा है और फैसल कुंडी साहब ने खुद भी वजाहत दी है कि उन्होंने पीटीआई से इत्तेहाद करने की बात नहीं की। उन्होंने ऑफर दी है कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं जिनको अब समझ में आ गई है कि पीटीआई उनके लिए मतलब सूटेबल पार्टी नहीं रही या पीटीआई की सियासत उनके लिए सूटेबल नहीं रहा, तो उन लोगों को ऑफर दी है। वो तो आसिफ ज़ारी साहब ने भी कल जो मुझे सुनने में आया कि फैसल वाडा को ऑफर दी है कि आप ज्वाइन करें। तो ऑफर तो हम देते रहते हैं, मैं भी काफी सारे दोस्त हैं पीटीआई के और मुस्लिम लीग के, एमक्यूएम के, मैं उनको ऑफर देता रहता हूं जिनको मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के लिए वो काम कर सकते हैं और पीपल्स पार्टी के झंडे तले वो आवाम की खिदमत कर सकते हैं। तो फैसल कुंडी साहब ने तो क्लैरिफिकेशन दे दी। तो ये अगर सवाल आप पहले पूछ रहे थे मेरे से, तो ये दोनों जो भाई हैं इनसे फिर हम कोई और टॉपिक डिस्कस कर सकते थे। बाकी जो सीट एडजस्टमेंट की बात है इसमें ये तो आई थिंक नून लीग को ले डूबेगी, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पंजाब से, स्पेशली लोधरान के एरिया से, और बहुत सारे सीट्स हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं नून लीग के, मगर क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही है तो फिर मेरे बहुत सारे नून लीग के जो दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, वो नाराज हो जाएंगे अपने पार्टी की क़यादत से कि भाई ये सीट हमारी है, हम पिछली दफा भी जीते थे, हम जीतते आ रहे हैं, अभी जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की वजह से किसी को खुश करने के लिए आप लोग हमारे से हमारी सीटें ले रहे हैं। सिंध के अंदर भी वही सूरत हाल है। सिंध के अंदर, कराची के अंदर नून लीग बहुत सारी सीटें मांग रही है, मगर एमक्यूएम की बात सही है कि एमक्यूएम ने बहुत सीटों पे मेहनत की है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कामयाब होगा ये स्ट्रेटजी इनका। अच्छा नादिर, कितना बड़ा थ्रेट है आपके लिए? नजर आ जाएगा कि कोई इत्तेहाद बन नहीं सकेगी। आपके लिए कितना बड़ा थ्रेट है मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, जेयूआई और दीगर जमातों का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट? कितना बड़ा थ्रेट है ये? हमारे लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है। हमें तो बल्कि हम वेलकम करते हैं। पहले भी हमने बोला बिस्मिल्लाह आए, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े, मगर आवाम की ताकत से इलेक्शन लड़े ना, किसी और की ताकत पे इलेक्शन ना लड़े, जिस तरह से 1996 का इलेक्शन लड़ा था या जिस तरह से 1990 का इलेक्शन लड़ा था। आवाम की ताकत पे लड़े। आवाम ने पीपल्स पार्टी को हमेशा सुरखरू किया है, स्पेशली सिंध के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान की बहुत सारी सीटें, केपीके की सीटें। हम बिल्कुल भी नहीं परेशान हो रहे इन बातों से, मगर अगर किसी को शौक है हमारे सामने आके अपनी बेइज्जती कराने का या अपनी जमानतें जब्त कराने का, तो 100 बिस्मिल्लाह आए। मगर याद रखें कि NICVD भी पीपल्स पार्टी ने ही दिया है। जब खुदा न खास्ता अगर आपको कोई दिल का दौरा पड़ जाए हार के बाद, और शदीद हार के बाद, तो NICVD आप अपने आप को भर्ती करा सकते हैं। आपका ये वाला दावा सिर्फ सिंध के लिए है, पंजाब नहीं है इसमें? इस तरह का कोई दावा पंजाब के लिए है या केपीके के लिए है आपके पास, जमानतें जब्त कराने वाला? पंजाब जो है वो बहुत डाइवर्स है। पंजाब को एक मतलब यूनिटरी उसको सूबा नहीं समझे। पंजाब के अंदर सिराइकी बेल्ट है, वो अलग है। सिराइकी बेल्ट में पीपल्स पार्टी बहुत मकबूल है। फिर जहाँ पे राजा परवेज अशरफ साहब की, कमर जमान कायरा साहब की जो सीटें हैं, फिर पिंडी के आसपास काफी सारी सीटें हैं, उधर पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है। सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी को थोड़ी मुश्किलात का सामना है, मगर उसको भी आई एम श्योर पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटजी बनाई है। बिकॉज बिलावल साहब अगर लाहौर से अपने इलेक्शन के कागजात जमा कराने जा रहे हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है वर्किंग की होगी और वहाँ पे वर्कर्स को मोबिलाइज किया होगा और वर्कर्स ने अच्छा फीडबैक दिया होगा, तभी वो बिलावल साहब लाहौर से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ठीक है सेनेटर साहब, कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी भी नजर आ रही है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। 2018 के इंतखाबात में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के बंदे बाकायदा तोड़े गए, जहाज भी चले और सब कुछ हुआ, फिर कुछ को जीप के निशान पर इलेक्शन भी लड़वाया गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा है स्क्रिप्ट वही दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार आपकी जमात बेनिफिशरी नहीं है। देखिए, मैं आपसे एग्री नहीं करता। 2018 और 2024 में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 2018 में हुआ क्या था। देखिए 2018 में ये हुआ था कि मेरी नज़र में, अब मेरा मुशाहिदा गलत हो सकता है तो मुझे आप लोगों का ज़रूर कर ले, मेरी नज़र में जो RTS बैठा था ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं बैठा था।
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बैठा था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज फार एज आई एम कंसर्न वो सिंपल मेजॉरिटी लेने के उसमें थी कि इनकी सिंपल मेजॉरिटी आ जाएगी। आखिरी वक्त में जब ये बैठ गया था आरटीएस, तो उसमें से ऐसे लोग जीत गए थे जो कि पहले हार रहे थे, और उन्होंने रातों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन भी किया, जिनमें ख्वाजा आसिफ है, जिनमें राना सनाउल्लाह वगैरह है। तो ये लोग जो पहले हार रहे थे ये जीत गए थे। तो इससे कैसे पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बैठा था, उसके खिलाफ बैठा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंपल मेजॉरिटी थी उसको लेस देन मेजॉरिटी कर दी, और उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से हटा के अपने हाथ में रख लिया एस्टैब्लिशमेंट ने। इसको बैलेंसिंग एक्ट भी तो कह सकते हैं ना उस वक्त, जिस वक्त चाहे करेंगे। है सर, अगर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ अगर वहां से जीत गए तो इसको बैलेंसिंग एक्ट भी तो कहा जा सकता है। सर वो देखिए ना, मैं ये कह रहा हूं जब बैलेंसिंग एक्ट था, ये जो भी एक्ट था, 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिंपल मेजॉरिटी लेने के चक्रों में थी, लेकिन उनके वोट कम के, उनके जो सीटें थी वो कम की गई थी। इस तरीके से बैलेंसिंग हुआ था। और इस दफा जो है ना, इस दफा उनको पता है कि इस दफा तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 80-90% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इस दफा तो क्या हो रहा है, इस दफा मैं आपको अगर लिस्ट बता दूं, कौन सा जिला है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ज्यादती नहीं हो रही, किसी को फॉर्म नहीं दे रहे, किसी को उनको अंदर कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस दफा कॉर्नर कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। इस तरह तो प्रॉब्ली शायद कभी नहीं हुआ। इवन आई डोंट नो कि किसी दुनिया के किसी मुल्क में इस किस्म का, मां सिवाय इस तरीके से। और ये याद रखिए, ये कर कौन रहा है, ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक्सटेंडेड हुकूमत है, क्या कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हेड कर रहे हैं इस वक्त जो आपकी हुकूमतों में, पंजाब में, केपी में, और यहाँ पे फवाद हसन फवाद और अहद चीमा और इस किस्म के सारे लोग कर रहे हैं। ये वही लोग तो करा रहे हैं। आप सोचें कि इस किस्म की चीज है, इस पे तभी तो हम लोगों के रिजर्वेशंस हैं कि भाई ये जो एग्जेक्टिव है या एग्जेक्टिव इन अ मींस की जो ब्यूरोक्रेसी है, हमें ऊपर इतबार नहीं है, क्योंकि वो हमारे ऊपर कहीं 3 MPO कभी ये कभी वो कर रहे हैं। यही तो लोग कर रहे हैं सारे। सर मसला तो ये है ना, विद इन पार्टी भी आप लोग इस वक्त इतने स्ट्रांग नहीं है, आपको बाहर के लोगों पे एतबार भी नहीं है, तो आप बड़ी फ्रेजाइल पोजीशन पे हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, सेनेटर भाइयों महमद और नादिर गबोल। अब देखना यह है कि किसका बयानिया चलता है, कोई अपनी कारकर्दगी लेके जाएगा या कोई अपनी मजलूमियत का वोट लेके जाएगा, या किसी के पास एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो उसको 8 फरवरी का इलेक्शन जिता सकती है। फैसला डेफिनेटली 8 फरवरी को अवाम ही करेगी। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।